बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 13 के शॉर्ट क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है अ पोटेंशियल डिफरेंस इज़ अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कॉपर वायर। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाय नंबर 1 इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, नंबर 2 डिक्रीजिंग द लेंथ एंड टेम्परेचर ऑफ द वायर। अब स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं कि आपके पास कॉपर की कोई एक वायर है जिसके एंड्स पे आपने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है। आपको पता है जब किसी चीज़ वैसे ही जब कोई वायर या कोई कंडक्टर पड़ा होगा तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रैंडम मोशन में होते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देते हैं, जिस वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इनका सवाल ये है कि जब आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा देंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की जो है उसके ऊपर क्या असर होगा, और जब आप वायर की लेंथ कम कर देंगे या जो टेम्परेचर है वो कम कर देंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा। तो जो आंसर है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफ़ाइन करना है, जो कि क्या है, अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इट गेन्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी कि ये बात आपको पहले भी टॉपिक में आप पढ़ चुके हैं कि जैसे ही आप पीछे से कोई एनर्जी या पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव करना शुरू कर देंगे और उस वक्त उनकी वेलोसिटी को आप बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब जी पोटेंशियल इंक्रीज़ करने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ क्या होगा। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज विद द इंक्रीज इन पोटेंशियल डिफरेंस। तो कह रहे हैं कि जैसे ही आपने पीछे से पोटेंशियल बढ़ाना है वायर के अंदर तो क्या होगा कि वायर के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब इसकी क्या लॉजिक है, दिस इज़ बिकॉज इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस। कह रहे हैं कि जब आप पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो वायर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हुआ है उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी, विच कॉजेज़ एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। उस इंक्रीज़ इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। सेकंड था कि जब आपने वायर की लेंथ कम कर देनी है या टेम्परेचर कम कर देना है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है उसके साथ क्या होगा। तो जी इसका जो आंसर लिखा हुआ है वो ये है, व्हेन लेंथ ऑफ द वायर इज़ डिक्रीज्ड देन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर विल ऑल्सो डिक्रीज। आपको पता है कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ अगर कम कर दी तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी। अब जैसे ही आपने लेंथ कम की रेजिस्टेंस कम हुई तो डेफिनेटली वेलोसिटी तो बढ़ जाएगी। दस द वैल्यू ऑफ फ्लोइंग करंट विल इंक्रीज़। इसका मतलब है कि अगर रेजिस्टेंस कम हो गया तो फ्लोइंग करंट जो है उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। इट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल ऑल्सो इंक्रीज़, जिसकी वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब सेकेंड पार्ट के अंदर ही एक और भी उन्होंने पूछा था इफेक्ट कि अगर टेम्परेचर कम कर देंगे तो क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, टेम्परेचर कम करने से जो कंडक्टर होते हैं इनकी रेजिस्टेंस भी कम हो जाती है। तो जैसा ऊपर लेंथ कम करने से रेजिस्टेंस कम हुई, रेजिस्टेंस कम करने से इलेक्ट्रिक करंट जो है बढ़ा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ गई। बिल्कुल इसी तरह टेम्परेचर कम करने से सिमिलरली द रेजिस्टेंस ऑफ वायर विल डिक्रीज विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर। Thus the value of the current will increase, due to which the drift velocity will also increase। तो जी जैसे ही आप टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगी, रेजिस्टेंस के डिक्रीज़ होने से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। डू बेंड्स इन अ वायर अफेक्ट इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एक्सप्लेन। कहते हैं कि अगर एक वायर है उसके अंदर आपने बैंड्स प्रोड्यूस कर दिए हैं तो अब उस वायर के इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के ऊपर क्या असर होगा। स्टूडेंट्स, आपने जो चैप्टर के अंदर रेजिस्टिविटी वाले टॉपिक में जो फार्मूला पढ़ा था, आपने पढ़ा द रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिलेशन क्या था, आर इज़ इक्वल टू रो एल ओवर ए। आर यहाँ पे रेजिस्टेंस को शो कर रहा है, रो जो है ये रेजिस्टिविटी है, एल लेंथ है और ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ये जो रिलेशन है ये शो कर रहा है कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब अगर एक स्पेसिफिक लेंथ की वायर है आपके पास, उसके अंदर आपने बैंड्स प्रोड्यूस कर दिए हैं,
बेंड प्रोड्यूस करने से वायर की लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो रेजिस्टेंस के ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर बेंड्स प्रोड्यूस करने से वायर की लेंथ कम या ज़्यादा हो जाती है या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम या ज़्यादा हो जाता है, तो क्या होगा कि फिर रेजिस्टेंस जो है वो अफेक्ट होगी। ठीक है जी। तो आंसर तो इसका लिखा हुआ है, इफ़ लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर आर इफेक्टेड ऑन बेंडिंग द वायर देन रेजिस्टेंस विल बी अफेक्टेड, अदरवाइज देयर विल बी नो चेंज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। अदरवाइज रेजिस्टेंस ऑफ वायर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये वही आंसर है जो मैंने आपको बताया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द रेजिस्टेंसेस ऑफ द रेजिस्टर्स गिवन इन द फिगर्स ए एंड बी, व्हाट इज़ द टॉलरेंस ऑफ ईच, एक्सप्लेन व्हाट इज़ मेंट बाय द टॉलरेंस। आपको उन्होंने 2 रजिस्टर दिखाए हुए हैं फिगर में, एक इस पेज पे बना हुआ है, एक नेक्स्ट पेज पे होगा। इस रजिस्टर को देख के आपने पढ़ना है कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, इसकी रेजिस्टेंस टॉलरेंस कितनी होगी, और फिर एंड पे आपने टॉलरेंस को एक्सप्लेन भी करना है, यानी इसको डिफाइन करना है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैंने एक कॉलम बनवाया था कि हर कलर जो है वो कौन से नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। उस कॉलम के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि आप ये वाला वर्ड याद रखें, बी, रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड, वाइट, यानी कि ये जितने वर्ड्स मैंने बोले इन सब का पहला अल्फ़ाबेट आपने लिखते जाना है। ये मैं आपको इस टॉपिक में सिखा चुकी हूँ, वो मैंने कॉलम यहाँ पे बनाया हुआ है। हर अल्फ़ाबेट के आगे मैंने एक नंबर लिखा हुआ है। फर्स्ट इज़ फॉर ब्लैक, सेकंड फॉर ब्राउन, थर्ड फॉर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रीन और वाइट। अब ये आपके पास पड़ा हुआ है एक रजिस्टर। इस रजिस्टर के ऊपर जो फर्स्ट बैंड है वो है ब्राउन कलर का। तो ब्राउन कलर जो है, यानी कि फर्स्ट डिजिट जो होगी आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू में वो ब्राउन यानी 1 होगी। सेकंड बैंड जो है ग्रीन कलर का है, तो ग्रीन नंबर 5 को शो करता है, तो सेकंड डिजिट क्या होगा 5। थर्ड बैंड है रेड। अब रेड जो है ये डिजिट को नहीं बल्कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ को शो करता है। रेड है क्या 2 के इक्वल है, तो 2 का मतलब अब न्यूमेरिकल वैल्यू में 1 और 5 के बाद 2 ज़ीरोज़ आएंगी। तो इस जो आपके पास रजिस्टर पड़ा हुआ है कार्बन रजिस्टर, इसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो क्या होगी 1500 ओहम। साथ में एक जो फोर्थ बैंड है वो है गोल्ड का, और गोल्ड की रेजिस्टेंस टॉलरेंस होती है ±5%। तो जो इस वाले रजिस्टर की रेजिस्टेंस है वो इस तरह लिखी जाएगी, R = 1500 ओहम ±5%, यानी कि 5% का इंक्रीज़ भी आ सकता है वैल्यू में और डिक्रीज़ भी। अब ये 5% ऑफ 1500 आप कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? आप 5 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे और उसको 1500 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर आएगा 75 ओहम। तो इस 1500 में से 75 ओहम कम भी हो सकती है रेजिस्टेंस की वैल्यू, और इस 1500 से 75 ओहम ज़्यादा भी हो सकती है, जैसे कि नीचे लिखा हुआ है, दस द एक्चुअल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस लाइज बिटवीन 1425 ओहम टू 1575 ओहम। अच्छा जी, अब जो सेकंड रजिस्टर है उसको हम देख लेते हैं। फॉर रजिस्टर बी की जो फिगर है उसके अंदर फर्स्ट बैंड येलो कलर का है, तो फर्स्ट डिजिट होगी 4। सेकंड बैंड जो है वाइट कलर का है, सेकंड डिजिट होगी 9। थर्ड बैंड ऑरेंज कलर का है, ऑरेंज का नंबर होता है 3, जिसका मतलब है कि अब 4 और 9 के बाद 3 ज़ीरोज़ आएंगी। तो रेजिस्टेंस क्या होगी 49,000 ओहम। और जो फोर्थ बैंड है वो सिल्वर कलर का है, तो जो सिल्वर कलर का बैंड है वो ±10% की आपको रेजिस्टेंस टॉलरेंस शो करता है। अब आपने क्या करना है जी, 49,000 का 10% निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं आप? जैसे पिछले में आपने किया 5 डिवाइडेड बाय 100 और उसको रेजिस्टेंस की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी आप ऐसे ही करेंगे। आप 10% निकालना है तो 10/100 कर देंगे और साथ जो रेजिस्टेंस की वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास आंसर आ गया 4900 ओहम। अब इस बात का मतलब है कि 49,000 ओहम में से 4900 वैल्यू कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। सो द एक्चुअल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस लाइज बिटवीन 44,100 ओहम टू 53,900 ओहम। ये सेकंड वाले कार्बन रजिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ आपने निकाल ली। अब जी उन्होंने लास्ट पे कहा था आपने रेजिस्टेंस टॉलरेंस को डिफाइन भी करना है। तो टॉलरेंस मीन्स द पॉसिबल वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द मार्क्ड वैल्यू।
अब जो रजिस्टर के ऊपर फॉर एग्जांपल इस वाले रजिस्टर की एग्जांपल लें तो 49,000 मार्क्ड वैल्यू थी। इससे पॉसिबल कितनी वेरिएशन है, इतनी वेरिएशन हो सकती है इन दोनों वैल्यूज़ के बीच बीच में। तो ये होगी रेजिस्टेंस टॉलरेंस इस वाले कार्बन रजिस्टर की। ठीक हो गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, वो है व्हाई डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर राइज विद टेम्परेचर। कहते हैं कि किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस जो है ये टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से बढ़ क्यों जाती है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर भी आपको टॉपिक के अंदर ही मिल गया होगा। ये भी हमने रेजिस्टिविटी वाले टॉपिक में डिस्कस किया था कि जो कंडक्टर्स होते हैं इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। और जब आप किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी और वो कंडक्टर के एटम्स के साथ ज़्यादा टकराएंगे। ज़्यादा टकराने की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी और रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से यही हमारा क्वेश्चन था कि रेजिस्टेंस बढ़ क्यों जाती है। तो इधर तक एक्सप्लेन हो गया कि रेजिस्टेंस क्यों बढ़ती है, क्योंकि कोलिजन्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं विद द एटम्स ऑफ कंडक्टर। तो यही आंसर उन्होंने लिखा हुआ है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर राइजेस द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द एटम्स इन द कंडक्टर इंक्रीजेस, द चांस ऑफ कोलिजन बिटवीन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स ऑफ कंडक्टर ऑल्सो इंक्रीज। यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज से एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कोलिजन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। एज अ रिजल्ट द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर राइजेज विद द टेम्परेचर, जिसकी वजह से कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ती जाएगी। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। What are the difficulties in testing whether the filament of a lighted bulb obeys Ohm's law? कहते हैं कि जो लाइटेड बल्ब होता है ये ओहम्स लॉ को ओबे करता है या नहीं करता, इसको मेजरमेंट में हमें डिफ़िकल्टी होती है। उसकी क्या वजह है? तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि द फिलामेंट ऑफ अ लाइटेड बल्ब डज नॉट ओबे ओहम्स लॉ, क्योंकि जो फिलामेंट होता है वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है। हमने जब ओहम्स लॉ को डिफ़ाइन किया, हमने कहा कि जब भी आप किसी भी वायर के एंड्स पे पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर करंट फ्लो करेगा। वो करंट पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कब तक? जब तक फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर जो है वो सेम रहे। फिजिकल स्टेट में टेम्परेचर भी आता है। तो अब ऐसा तो होगा नहीं कि टेम्परेचर एक जैसा ही रहे। जैसे जैसे करंट फ्लो करता जाएगा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। आपने खुद भी ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो बल्ब के अंदर फिलामेंट लगा होता है वो जैसे ही बल्ब को जलाते हैं बल्ब उसके कुछ देर बाद बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है। तो इसका मतलब है उस वक्त वहाँ पर जो लगा हुआ फिलामेंट उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। दैट मीन्स कि वो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा। तो यही बात यहाँ लिखी हुई है, द फिलामेंट ऑफ अ लाइटेड बल्ब डज नॉट ओबे ओहम्स लॉ। इनिशियली रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब रिमेन्स कांस्टेंट। शुरू में जब आप पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है थोड़ी देर के लिए, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट रहती है। बट आफ्टर सम टाइम टेम्परेचर बिगन्स टू राइज एंड एज अ रिजल्ट रेजिस्टेंस नो लॉन्गर रिमेन्स कांस्टेंट बट इंक्रीजेज एंड सो करंट ऑल्सो डिक्रीजेज। अब शुरू में तो कांस्टेंट रहता है टेम्परेचर, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और रेजिस्टेंस जब बढ़ जाएगी तो करंट कम हो जाएगा। तो यही डिफ़िकल्टी है कि आप लाइटेड बल्ब जो है उनके अंदर ओहम्स लॉ को वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि वो हीटअप हो जाते हैं। हैंस ओहम्स लॉ इज़ नॉट वेरीफाइड, दिस इज़ द डिफ़िकल्टी इन टेस्टिंग इट। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके पास 6। इज़ द फिलामेंट रेजिस्टेंस लोअर और हायर इन अ 500 वाट 220 वोल्ट लाइट बल्ब देन इन अ 100 वाट 220 वोल्ट बल्ब। आपको कहते हैं कि दो बल्ब हैं आपके पास, एक 500 वाट का है और दूसरा 100 वाट का है। दोनों का वोल्टेज सेम दे दिया। कहते हैं किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, वैसे तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ही आंसर निकालेंगे, लेकिन अगर आपको वैसे कोई MCQ टाइप क्वेश्चन आ जाए ऐसा, तो आपने देखना है कि जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, जिसकी पावर कम होगी उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। क्योंकि अब दोनों के लिए आप सॉल्व करके देख लें। पहला जो है जिसकी पावर है 500 वाट और वोल्टेज है 220 वोल्ट। आपको पता है पावर का फॉर्मूला होता है V² ओवर R। पावर और रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक हो गया।
अब अगर यहाँ पे आपने रेजिस्टेंस निकालनी है तो आप क्या करें, पावर को नीचे ले जाएं, रेजिस्टेंस को इस साइड पे ले आएँ। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर पी हो जाएगा। वी की वैल्यू 220 वोल्ट का स्क्वायर करें ओवर 500, क्योंकि हम 500 वाट वाला बल्ब सॉल्व कर रहे हैं। तो इस सारे को सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर है 96.8 ओहम। ठीक हो गया, ये 500 वाट वाले बल्ब की रेजिस्टेंस आ गई 96.8 ओहम। अब यही सेम फार्मूला अप्लाई करने से 100 वाट वाले बल्ब की जब आपने रेजिस्टेंस निकाली तो वो आती है 484 ओहम। इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस आती है, यानी पहले वाले की 100 से भी कम है जिसकी पावर 500 वाट है, और दूसरा जिसकी पावर कम है 100 वाट, उसकी रेजिस्टेंस कोई 500 तक जा रही है। तो दैट मीन्स कि जिस वाले बल्ब की पावर ज़्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, और जिसकी पावर कम होगी उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने के बाद इसका आंसर निकालेंगे। 10 रेजिस्टेंस आर ऑफ 100 वाट बल्ब इज ग्रेटर दैन द रेजिस्टेंस ऑफ 500 वाट बल्ब। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास, डिस्क्राइब अ सर्किट विच विल गिव अ कंटिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल। तो ये आप 2 दफ़ा चैप्टर के अंदर कर चुके हैं। एक दफ़ा पोटेंशियल रियोस्टेट में आपने किया कि रियोस्टेट को एज पोटेंशियल डिवाइडर आप यूज़ कर सकते हैं, और दूसरी दफ़ा आपने उसी पोटेंशियल डिवाइडर को पोटेंशियोमीटर के अंदर भी यूज़ किया। तो आंसर इसका एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। अ पोटेंशियल डिवाइडर विल एक्ट एज अ कंटिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल। पोटेंशियल डिवाइडर जो है एक्चुअली पोटेंशियल को डिवाइड करता जाता है और ये एक्ट करता है एज अ कंटिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल। It consists of a thin wire AB of high resistance R. A battery of EMF E is connected to R. The current flowing through it is given by। आपने क्या करना होता है, आपने एक वायर लेनी होती है स्पेसिफिक लेंथ की जिसकी रेजिस्टेंस हो R। उस रेजिस्टेंस वाली लेंथ की वायर को आप उठा के एक बैटरी के साथ जिसकी EMF होती है E कनेक्ट कर देते हैं और साथ एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। अब हमने देखना है कि इस वाले रजिस्टर में से फ्लो करने वाली करंट जो होगी I इज इक्वल टू E ओवर R के इक्वल होगी। और टर्मिनल C स्लाइड्स ओवर द वायर AB। ये जो थर्ड टर्मिनल C है ये AB वायर के ऊपर आप स्लाइड करवा सकते हैं। तो जैसे ही आप इस टर्मिनल को स्लाइड करवाएंगे, इधर ले आएंगे अगर इस तरफ, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगी, पोटेंशियल बढ़ जाएगा। इस तरफ ले जाएं, रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, पोटेंशियल कम होता जाएगा। तो इसका मतलब है इस तरह से आप पोटेंशियल को वेरी कर सकते हैं। यही बात लिखी हुई है, टर्मिनल C स्लाइड्स ओवर द वायर AB। द रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड C कैन बी चेंज फ्रॉम 0 to R एज टर्मिनल C मूव्स फ्रॉम A to B। लेट R बी द रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड C, देन V इज इक्वल टू IR। तो ये वो सारा हम चैप्टर के अंदर कर चुके हैं। अब I की वैल्यू पुट कर दें E ओवर R, और साथ में R जो है अब A और C के बीच में रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू लगा दें। अब आपको पता है आप इस R को चेंज कर सकते हैं, तो जब इस R को आप चेंज करेंगे तो आप इनडायरेक्टली इस V को चेंज कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो एज C स्लाइड्स फ्रॉम A to B, R वेरीज फ्रॉम 0 to R एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C चेंजेस फ्रॉम 0 to E। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं जो क्वेश्चन नंबर 8 पे। एक्सप्लेन वाई द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी डिक्रीजेज व्हेन द करंट ड्रॉन फ्रॉम इट इज़ इंक्रीज्ड। कहते हैं जी एक बैटरी जो है वो चल रही है, लेकिन जब आप उस बैटरी के ऊपर ज़्यादा लोड डाल देंगे यानी उसमें से ज़्यादा करंट ड्रॉ करेंगे तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। इसकी क्या वजह है? स्टूडेंट्स आपको पता है कि एक बैटरी की कोई एक स्पेसिफिक EMF होती है, वो कांस्टेंट रहती है जब तक आप उसको किसी सर्किट के अंदर नहीं लगाते। जैसे ही आपने उसको किसी सर्किट के अंदर लगाया, सर्किट की रेजिस्टेंस और बैटरी की अपनी रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए बैटरी की जो EMF होती है वो जब सर्किट के अंदर पहुंचती है यानी पोटेंशियल जो होता है टर्मिनल पोटेंशियल, उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है। यानी बैटरी की EMF ज़्यादा होती है लेकिन सर्किट के अंदर थोड़ी सी उससे वैल्यू उसकी कम होगी। ये हमने टॉपिक के अंदर किया हुआ है। तो इसको ज़रा पढ़ लेते हैं। द रिलेशन फॉर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी इज गिवन बाय द रिलेशन VT इज इक्वल टू E माइनस IR। ये जो E है ये बैटरी की EMF है, जो सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है ये वो करंट है, और ये जो R बैटरी की अपनी रेजिस्टेंस है ये वो रेजिस्टेंस है। तो इस रेजिस्टेंस की वजह से जो है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इस EMF से छोटा होता है यानी डिक्रीज़ हो जाता है। तो फिर इसका मतलब है अगर ज़्यादा करंट आप ड्रॉ करेंगे तो ये वाला मज़ीद कम हो जाएगा पोटेंशियल। द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी डिक्रीजेज बिकॉज व्हेन करंट फ्लोइंग इन द इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीजेज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस R ऑल्सो इंक्रीजेज।
पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ड्रॉप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी डिक्रीजेज। तो बैटरी का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। व्हाट इज़ व्हीटस्टोन ब्रिज, हाउ कैन इट बी यूज टू डिटरमिन द अननोन रेजिस्टेंस। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ये एक ऐसा ब्रिज होता है जिसकी मदद से आप अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली ये डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है। तो ये एक ब्रिज कंस्ट्रक्शन में 4 रजिस्टर आपने जोड़े होते हैं, दरमियान में आपने एक गैल्वानोमीटर लगाया होता है, ठीक है। ये पूरा टॉपिक हम कर चुके हैं। ये सारा जो लिखा हुआ है, बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट विच इज़ यूज टू डिटरमिन एन अननोन रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज व्हीटस्टोन ब्रिज। इट कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेज, अ गैल्वानोमीटर एंड अ बैटरी। व्हेन स्विच इज क्लोज्ड एंड नो करंट इज पासिंग थ्रू द गैल्वानोमीटर, जिसको हमने बैलेंस कंडीशन कहा था। द ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड एंड फॉर अ बैलेंस्ड ब्रिज R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4। एक बैलेंस्ड ब्रिज के लिए ये वाली कंडीशन जो है वो फुलफिल होती है। अब इन चारों रजिस्टर में से कोई एक रजिस्टर अगर अननोन वैल्यू का हो तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग द अननोन रेजिस्टेंस इन द फोर्थ आर्म। आपने इस R4 को कहना है कि ये हमें नहीं पता, ठीक है, ये अननोन रेजिस्टेंस है। R4 की जगह X पुट कर दें। वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस इज डिटर्मिन्ड R1, R2, R3 आर कॉल्ड एडजस्टेबल नॉन रेजिस्टेंसेज। देन R1, R2, R3 जो है एडजस्टेबल रेजिस्टेंसेज हैं और फोर्थ हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फोर्थ को इधर ले जाएंगे, बाकी सारी वैल्यूज़ को इधर एडजस्ट करेंगे और यहाँ से हम X की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर यूज़ होता है। तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 13 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन।